हाँ जी, अंकित कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो देखिए विद्यार्थियों, कल हमने हिंदी के जो पहला टॉपिक है वर्ण विचार, उसको शुरू किया था। कल हमने वर्ण विचार से संबंधित कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी। आइए उसी टॉपिक को, उसी बिंदु को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वर्ण विचार की बात करें तो आपने कल पढ़ा था कि भाषा की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह ध्वनि कहलाती है, और ध्वनि का जो लिखित रूप है वह कहलाता है वर्ण। उसके बाद हमने पढ़े थे हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ण होता है स्वर वर्ण और एक वर्ण होता है व्यंजन वर्ण। तो कल हमने स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों के बारे में बातें की थी। हम मुख्य रूप से सबसे पहले स्वरों की बात करेंगे, स्वरों के बाद हम व्यंजनों की बात करेंगे। तो जैसा कि आपने कल पढ़ा था कि स्वरों की बात करें, स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर की परिभाषा को हमने कल स्पष्ट किया था कि मुख से उच्चारित होने वाली ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती तथा जिसके उच्चारण में मुख के अंदर की वायु किसी भी अंग से स्पर्श नहीं करती है, उन ध्वनियों को या उन वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में आपने कल भी पढ़े थे, कुल 11 स्वर है। 11 स्वर कौन कौन से आपने ये भी पढ़े थे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद आपने पढ़ा था रे, रे के बाद ए के बाद आई के बाद आएगा ओ, और ओ के बाद आएगा ओ। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। अगर बात करें एक स्वर और हम अतिरिक्त पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है आगत, और आगत जो स्वर है वह कहलाता है औ, जो आमतौर पर अंग्रेजी भाषा के स्वरों में प्रयुक्त, अंग्रेजी भाषा के शब्दों में प्रयुक्त होता है। तो 11 स्वर हैं। इन 11 स्वरों को हमने विभाजन किया था। इनका विभाजन किस प्रकार से, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लघु स्वर। लघु का मतलब है छोटा। उसके बाद इसका दूसरा भाग कहलाएगा दीर्घ स्वर। एक बार समझेंगे, इन 11 स्वरों को हमने दो भागों में बांटा था। इसका जो पहला भाग है वह कहलाता है लघु स्वर, और इसका जो दूसरा भाग है वह कहलाता है दीर्घ स्वर। संख्या पढ़ी थी, हिंदी वर्णमाला में लघु स्वरों की संख्या है 4, जबकि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7। तो देखो, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ये जो 4 वर्ण हैं इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनके निर्माण में किसी अन्य स्वर की ना तो सहायता ली गई है, इनका मूल रूप है। तो देखिए कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। जबकि हिंदी वर्णमाला में 7 आपके दीर्घ स्वर है। दीर्घ का मतलब है बड़ा, यानी कि जिनका निर्माण लघु स्वरों को मिलाकर होता है, या फिर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहा जाता है। जैसे भैया दोनों आ को मिलाकर बनता है बड़ा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ। उसके बाद छोटी और बड़ी के बाद बनती है बड़ी ई। उसके बाद तो छोटे और छोटे आ को मिलाकर बड़ा आ, छोटी ई और छोटी ई को मिलाकर बड़ी ई। उसके बाद आपका बड़ा ऊ। री का कोई भी दीर्घ रूप नहीं होता है। उसके बाद आएगी आपकी ए के बाद आएगा आई के बाद आएगा ओ, और ओ के बाद आएगा ओ। इस प्रकार से हमने 7 दीर्घ स्वर पढ़े। अब देखिए दीर्घ स्वरों के निर्माण की बात करें, इन सभी का जो निर्माण है वह मूल या छोटे स्वरों को मिलाकर हुआ है। इस प्रकार से आप यहाँ इधर की साइड में देखेंगे, यदि हम छोटे आ और छोटे में आ मिलाएं तो ये बन जाता है आपका बड़ा आ। ये हिंदी का पहला दीर्घ स्वर है। उसके बाद बात करें छोटी ई और छोटी ई मिलकर बन जाएगी बड़ी। क्योंकि दीर्घ संधि में यदि छोटे आ के बाद छोटा आ चाहे बड़ा आ कोई सा भी आ आए, उसमें क्या है, दीर्घ रूप ही प्राप्त होता है।
उसी प्रकार ई मिलकर बन जाएगी बड़ी ई। उसके बाद बात करें तीसरे नंबर पर छोटा ऊ या छोटा है चाहे बड़ा ऊ, उसके बाद बन जाएगा ये बड़ा ऊ। तो तीन तो ये हो गए, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये तो जो स्वर हैं ये मूल स्वरों से मिलकर बने हैं। उसके बाद कुछ अन्य चार प्रकार के जो विशेष जो स्वर हैं ये पहले हिंदी में प्रचलित नहीं थे, बाद में इनका हिंदी में प्रचलन बढ़ा और इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण दो अलग अलग तरह के स्वरों को मिलाकर हुआ है। ये सबसे पहले बात करें, यदि हमने छोटे आ में और छोटे आ में हमने छोटी ई जोड़ी तो इसको मिलाकर बनी ए, जिसे हम छोटी ए कहते हैं या ए एड़ी कहते हैं। उसके बाद बात करें हमने छोटे आ में मिलाया ए, ये जो रूप प्राप्त हुआ, इसी रूप को हमने पुनः आ में जोड़ा और आ में जोड़ने पर हमें प्राप्त हुई बड़ी ए। उसके बाद इसी प्रकार की जो नियम है वो ओ और ओ पर भी लागू होता है। देखिए, हमने छोटे आ में बनाया ऊ, उससे हमें रूप प्राप्त हुआ ओ। उसी प्रकार हमने छोटे आ में मिलाया ओ, जो कि रूप प्राप्त हुआ था, और उसे मिलाकर बनाया हमने ओ। तो देखो, ये जो मूल स्वर हैं, मूल स्वरों को मिलाकर तो बनते हैं तीन स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी। ये जो चार हैं, ए, आई, ओ और औ, इन चारों स्वरों को कहा जाता है संयुक्त स्वर, क्योंकि इनका जो निर्माण है वह अलग अलग स्वरों को मिलाकर होता है, जबकि ऊपर वाले तीन स्वरों का निर्माण अपने ही स्वर का, अपने ही रूप का, ये दीर्घ रूप होते हैं। ये इनका लघु रूप है और यह उनका दीर्घ रूप है। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात हमने की थी उच्चारण की। अगर बात करें उच्चारण की, कि स्वरों का भी उच्चारण स्थान माना गया है, जिस प्रकार व्यंजनों का है उसी प्रकार स्वरों का भी उच्चारण स्थान माना गया है। उच्चारण स्थान आपने कल पढ़े थे 5, तो पहला उच्चारण स्थान है कंठ, दूसरा स्थान है तालु, तो पहला कंठ है, दूसरा तालु, तालु के बाद तीसरा उच्चारण स्थान आएगा मूर्धा, मूर्धा के बाद चौथा उच्चारण स्थान आएगा ओष्ठ, और ओष्ठ के बाद पांचवें नंबर पर आएगा आपका दंत। तो मुख्य रूप से 5 ही उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत। उसके अलावा अगर किसी स्वर या व्यंजन को बोलने में अगर मुख के साथ साथ हम नाक की सहायता लेते हैं तो वह कहलाएगा नासिक। इसका जो उच्चारण स्वर है नासिका कहलाती है। तो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कंठे कहलाते हैं, तालु से बोले जाने वाले तालब्य कहलाते हैं, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ या होठों से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ्य कहलाते हैं, दांतों, जिन वर्णों को बोलने में दांतों की सहायता ली जाती है उन्हें दंत्य कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। तो कल आपने पढ़ा था आपका जो लघु आ और आपका जो दीर्घ आ है, ये दोनों जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान माना गया है कंठ। अब संस्कृत में पढ़ते हैं अकुहा विसर्जनीय, यानी कि छोटा आ, बड़ा आ, हा हिरण्य, और आपका जो का वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कंठ माना गया है। उसके बाद एक दूसरा सूत्र पढ़ते हैं इचु सैनाम तालु, अर्थात छोटी ई और बड़ी ई। उसके बाद आपका जो चा वर्ग है यायति और सा सलगम, इन सभी का उच्चारण स्थान माना गया है तालु। लेकिन आपको बात ये याद रखनी है, हम यहाँ केवल और केवल स्वरों के बारे में बात कर रहे हैं, व्यंजनों की बातें हम आगे अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद मूर्धा की बात करें तो मूर्धा का से उच्चारण स्थान माना गया है रे का, ऋटुषाणाम मूर्धा, अर्थात रे, रा रस्सी, सा षटकोण और जो टा वर्ग है इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा माना गया है। उसके बाद है ओष्ठ, उपदमानीय ओष्ठ है, यानी कि उ और जो पा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना गया है। हिंदी भाषा में दंत के लिए कोई भी वर्ण नहीं मिलता है, या और वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ माना गया है, जिन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। उसके बाद नासिक की बात करें, अगर किसी भी स्वर के ऊपर हम अनुस्वार लगा देंगे, चाहे मात्रा में लगावे चाहे बिना मात्रा के तहत लगावे, तो उसका उच्चारण स्थान नासिक माना जाता है।
तो ये सब बातें आपने कल भी पढ़ी थी, आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हुआ है। उसके बाद हम आगे